हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। देखिए, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा मनी, यानी कि पैसा, जिसे आप मुद्रा भी कह सकते हो। तो आज हम बेसिकली इस चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे कि मनी जो है वो कैसे डेवलप हुआ, मतलब मनी की एवोल्यूशन कैसे हुई। अगर मनी एज अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एग्जिस्ट नहीं करता था तो उससे पहले कौन सा सिस्टम एग्जिस्ट किया करता था। तो चलिए पहले थोड़ी सी हल्की सी एक इंट्रोडक्शन स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे इस एवोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करेंगे। देखो, आपने एक वर्ड सुना होगा, एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब बेसिकली क्या है? गिव एंड टेक, यही रिलेशनशिप है ना, कि एक्सचेंज का मतलब होता है कि एक हाथ लेना और एक हाथ देना। ऐसा ही कुछ कंसेप्ट होता है ना कि अगर आप किसी से कोई चीज ले रहे हो तो आप बदले में उसे कोई चीज दे भी रहे हो। मैं बहुत ही सिंपल सा एक कंसेप्ट बताऊंगी। लाइक हम बर्थडे पार्टीज सेलिब्रेट करते हैं या मैरिज फंक्शंस सेलिब्रेट किए जाते होते हैं। तो अगर आप किसी का मैरिज फंक्शन अटेंड करने जाते हो या बर्थडे पार्टी अटेंड करने जाते हो, अगर वो आपको पार्टी थ्रो कर रहे हैं तो आप बदले में उन्हें गिफ्ट्स देते हो ना। तो वो क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि एक्सचेंज इज अ नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ लाइफ, क्योंकि ये एक सामान्य प्रक्रिया है, लोग आपस में एक्सचेंज करते ही करते हैं। अब अगर हम इस एक्सचेंज को हमारे इकोनॉमिक टर्म्स में कंसीडर करें तो हम बहुत ही आसानी से क्या कह सकते हैं, लाइक जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या दे रहा है? वो फैक्टर सर्विसेज दे रहा है। हमने डिफरेंट फ्लोज ऑफ इनकम्स पढ़े हैं ना। तो अगर हाउस होल्ड सेक्टर अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहा है तो उसे बदले में क्या मिलता होता है? उसे बदले में फैक्टर इनकम मिलती है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम बात करें प्रोड्यूसर सेक्टर की, तो प्रोड्यूसर सेक्टर जो है अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करता है तो उसे बदले में क्या मिलता है? उसे बदले में जो हाउस होल्ड सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नाम की चीज इनकर करते हैं, वो इस प्रोड्यूसर की जेब में इनकम बन जाती है। लेकिन अब बहुत ही ध्यान से देखिए, ये जो मैंने फैक्टर इनकम की बात की, ये जो मैंने कंज्यूमर के या गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात की, भाई ये तो मॉनेटरी फ्लोज हैं। इसका मतलब ये तो मनी की एग्जिस्टेंस को बता रहे हैं। लेकिन जब मनी एग्जिस्टेंस में नहीं हुआ करता था तो लोग कैसे एक्सचेंज किया करते थे? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आज अगर हमें गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत है तो ऐसा तो नहीं ना कि पहले जो हमसे पहले हुआ करते थे, हमारे पूर्वज हुआ करते थे, उन्हें किसी गुड्स की या सर्विसेज की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ऑब्वियसली है कि भाई खाते पीते तो वो भी थे, तो उन्हें भी तो एक्सचेंज करने की जरूरत पड़ती ही होगी। तो दैट मीन्स एक और तरीके से हम कह सकते हैं कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिपेंडेंट अपॉन अनदर ह्यूमन बीइंग। दूसरों पर डिपेंडेंट हैं लोग, ताकि वो अपनी नीड्स को और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। तो चलिए आज देखते हैं कि मनी से पहले जो आज के जमाने में हम मनी देखते हैं, चाहे हम उसे प्लास्टिक कार्ड्स की फॉर्म में एग्जिस्टेंस में कह लो। प्लास्टिक मनी का मतलब क्या होता है? जैसे एटीएम कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ये सब क्या है? ये प्लास्टिक फॉर्म ऑफ मनी है। और हम आज के जमाने में तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन जमाना है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो हम ई मनी भी कह सकते हैं एक तरीके से कि आजकल के जमाने में तो ये भी एग्जिस्टेंस में है। लेकिन ये वो जमाने की बात आज करेंगे कि जिसमें जब मनी नहीं था तो कौन से सिस्टम के बेसिस पर एक्सचेंज किया जाता था। बहुत ही अच्छा टॉपिक है फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो क्या होता है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज? इट इज एन ओल्ड मेथड ऑफ एक्सचेंज विच वॉज इन एग्जिस्टेंस बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी
एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो जब मनी, पैसा, मुद्रा एग्जिस्टेंस में नहीं आया था, जब इसे नहीं खोजा गया था, तो उससे पहले जो एक पुराना मेथड हुआ करता था, पुरानी टेक्निक हुआ करती थी, जिससे लोग एक दूसरे से गुड्स या सर्विसेज को एक्सचेंज किया करते थे, वो सिस्टम कहलाया जाता था बार्टर सिस्टम, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली। अब देखो एक्सचेंज, मैंने अभी अभी आपको मीनिंग बताया, तो देखो फिर से, एक्सचेंज सिंपली मीन्स गिविंग और रिसीविंग समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग एल्स। कि मुझे पेंसिल चाहिए तो तुम बदले में मुझे इरेजर दे दो, ठीक है, तो ऐसा कुछ कंसेप्ट है। लेकिन अब हम इन डेप्थ पढ़ेंगे कि इस बार्टर सिस्टम में कैसे एक्सचेंज हुआ करता था। लेकिन उससे पहले एक और बहुत अच्छी बात जो आपको बता रखी है कि दिस टाइप ऑफ एक्सचेंज इज ऑल्सो नोन एज कमोडिटी एक्सचेंज। इस विनिमय प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली भी कहा जाता है। इसलिए जहां पर इस तरीके का एक इकोनॉमिक सिस्टम देखने को मिले, मतलब एक ऐसी इकोनॉमी, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर इस तरह का एक्सचेंज अगर हमें देखने को मिलता है, वैसे आज के जमाने में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो तो हम उसे सीसी इकोनॉमी यानी कि कमोडिटी इकोनॉमी कहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू R.P. केंट, अगर आपको मीनिंग के अलावा कई बार एग्जाम्स में डिफाइन आ जाता है, तो आपको पता है कि आपने किसी ऑथर के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन देनी होती है। तो अकॉर्डिंग टू R.P. केंट, बार्टर इज द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, मतलब प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली जब आप एक गुड्स के बदले में दूसरे गुड का एक्सचेंज करते हो विदाउट द यूज ऑफ मनी, बिना पैसे का इस्तेमाल करे, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब गुड्स को ही एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कंसीडर किया जा रहा है, पैसा बीच में इन्वॉल्व ना हो, तो ऐसे सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि मीनिंग समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। देखो सबसे पहला जो मैंने अभी अभी आपको बताया भी कि ये एक ऐसी प्रणाली है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का ही डायरेक्ट एक्सचेंज होता है। मतलब अगर किसी ने कोई चावल, अगर किसी ने लाइक राइस और व्हीट की ही हम सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी के पास राइस है और किसी के पास व्हीट है, मतलब किसी के पास चावल है और किसी के पास गेहूं है, तो वो सिंपली क्या कर रहा है, राइस वाला अपनी राइस दे रहा है और व्हीट वाला अपनी तरफ से थोड़ी सी व्हीट दे रहा है। तो इस तरीके से डायरेक्ट एक्सचेंज होगा गुड्स एंड सर्विसेज का। लेकिन एक बात मैं और आपके साथ यहां पर शेयर करनी चाहूंगी कि ये जो बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज है, देखो ये तब एग्जिस्टेंस में आएगा जब लोगों के पास ये होगा सरप्लस, एक्स्ट्रा होगा। राइस वाले के पास राइस, मतलब अपने लिए भी तो उसने कंज्यूम करना है ना, तो अपने लिए कंज्यूम करने के बाद जब एक्स्ट्रा उसके पास होगा तो वो अपनी एक्स्ट्रा चीज को, अपनी सरप्लस चीज को वो एक्सचेंज करेगा। बिल्कुल इसी तरीके से व्हीट वाले के पास व्हीट अपने लिए कंज्यूम करने के लिए रखने के बाद जो एक्स्ट्रा होगी, जो सरप्लस होगी, उसका वो डायरेक्ट एक्सचेंज करेगा। वैसे ये सारे कंसेप्ट हमें आगे भी आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कि प्रत्यक्ष रूप से गुड्स एंड सर्विसेज का ही आपस में आदान प्रदान किया जाता है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि डबल कोइंसिडेंस, हम कहते हैं ना कि कोइंसिडेंस हो गया, तो यहां पर है कि भाई कोइंसिडेंस होना चाहिए। राइस वाले को व्हीट की जरूरत होनी चाहिए और व्हीट वाले को राइस की जरूरत होनी चाहिए। जब तक ये दोहरा संयोग नहीं होगा प्रेजेंट, तब तक बार्टर सिस्टम एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाएगा। फिर देखिए आपको थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं, वैसे हम यहां डेफिनेशन में भी पढ़ चुके हैं कि विदाउट द यूज ऑफ मनी, तो एक इंपॉर्टेंट फीचर इसका ये भी बन जाता है कि इट एलिमिनेट्स, ये गायब कर देता है यूजेज ऑफ मनी को, इसमें पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब अगर सोचा जाए तो ये कहां पर प्रिवेल करेगा, कहां पर देखा जा सकता है, ये एक अनसिविलाइज्ड, मतलब जो ज्यादा डेवलप नहीं है, बैकवर्ड कम्युनिटीज या बैकवर्ड एरियाज में इस तरीके का सिस्टम देखा जा सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से एक और लास्ट पॉइंट अगर हम कवर करें तो ये मेथड
वहां पर इफेक्टिव है जहां पर नंबर ऑफ पीपल यानी कि पॉपुलेशन बहुत ही लिमिटेड हो। तभी ढूंढना आसान हो जाएगा ना कि किसको क्या चीज चाहिए, किसके पास क्या सरप्लस है। अगर पॉपुलेशन ज्यादा बड़ी होगी तो ये कोइंसिडेंसेस फाइंड आउट करना, गुड्स एंड सर्विसेज फाइंड आउट कर पाना, ये काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए, अब हम जो डिस्कस करेंगे वो हैं ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस या हम डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं बार्टर सिस्टम की। देखो, कोई भी सिस्टम जब एवोल्यूट होता है तो वो इस वजह से इन्वेंट होता है या एवोल्यूट होता है जब उससे पहले जो सिस्टम एग्जिस्ट करता हो उसमें कोई प्रॉब्लम आए। तो हमने बोला ना कि मनी की एग्जिस्टेंस आने से पहले जो सिस्टम एग्जिस्ट करता था वो था बार्टर सिस्टम। तो दैट मीन्स बार्टर सिस्टम में कुछ कमियां थी जिसकी वजह से मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज डेवलप करना पड़ा। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मनी। सबसे पहला रीजन हम डिस्कस करेंगे डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। देखो, मैंने आपको अभी अभी एग्जांपल दी थी राइस एंड व्हीट वाली कि आपके पास राइस सरप्लस है, आपको व्हीट चाहिए, जिसके पास व्हीट सरप्लस है उसे भी राइस चाहिए, ऐसा कोइंसिडेंस होना चाहिए। तो दिस इज अ डिफिकल्ट टास्क, ऐसा फाइंड आउट कर पाना कि जो चीज आपको चाहिए वो सामने वाले से आपको एज अ सरप्लस मिल जाए और जो चीज उसे चाहिए वो आपके पास अवेलेबल हो, ये बहुत ही बड़ा एक मुश्किल का काम है। ये एक सबसे बड़ी डिफिकल्टी अराइज थी बार्टर सिस्टम में, मौजूद थी हम कह सकते हैं बार्टर सिस्टम ने से, जिसकी वजह से ये नीड फेल्ट हुई कि कोई और एक सिस्टम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम सेकंड ड्रॉबैक की तरफ मूव ऑन करें तो वो है हाई ट्रेडिंग कॉस्ट। देखो, ट्रेडिंग कॉस्ट, ट्रेडिंग का मतलब बेसिकली हम बोल देते होते हैं व्यापार से कि बिजनेस करना है, एक जगह से दूसरी जगह पर कोई चीज ट्रांसफर करनी है तो हमें कुछ कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। तो यहां पर भी आपको यही बात एक कहा जा रहा है कि जब मनी नहीं था, बार्टर सिस्टम के अंडर जब ट्रेडिंग की जाती थी, व्यापार किया जाता था, तो उस केस में ज्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ती थी। अब वो कॉस्ट कौन कौन सी होती थी? देखो, एक तो है कि मुझे ढूंढना पड़ेगा कि जो चीज मुझे चाहिए वो मुझे किससे मिलेगी, किसके पास से मिलेगी। लेट्स सपोज अगर हम एक और एग्जांपल लें कि हमारे पास बफेलो सरप्लस में है और हमें चाहिए काऊ, तो मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा? मुझे उस इंडिविजुअल को ढूंढना पड़ेगा ना जिसके पास गायें सरप्लस में हो, और ये भी देखना पड़ेगा ना कि उसे बफेलो चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास सरप्लस में बफेलो है, तो मैं तो बफेलो ही दे सकती हूँ ना बार्टर सिस्टम के अंडर, और तो कुछ दे नहीं सकती हूँ। तो इसलिए ये सर्च करने में हमें बहुत ज्यादा टाइम, मैं कहूंगी कि लगाना पड़ता है, सर्च करना पड़ेगा, तो हमें बहुत ज्यादा कॉस्ट भी बियर करनी पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरीके से अब है सेकंड एक और कॉस्ट जो इसमें हमें फेस करनी पड़ सकती है, बियर करनी पड़ सकती है, वो है डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग। देखो, अब हम सर्च कर रहे हैं तो दैट मीन्स हमें वेट करना पड़ रहा है। अब वेट करना पड़ रहा है तो उस केस में, अब देखो सिंपल सी एग्जांपल, मेरे पास बफेलो सरप्लस में है, मुझे काऊ चाहिए। ये तो नहीं है ना कि जब तक मुझे काऊ नहीं मिल रही है तो मैं गाय को, सॉरी भैंस को या बफेलो को चारा डालना छोड़ दूंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो मुझे उस पर भी तो कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है ना, जो मुझे वेट करनी पड़ रही है। उस वेट वाले टाइम पीरियड के दौरान भी मुझे अपने प्रोडक्ट को मेंटेन करने के लिए, रखने के लिए, वो जो मैं यूज नहीं कर पा रही हूं अपना टाइम अपने प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने में या मिल नहीं पा रहा है, तो वो डिसयूटिलिटी हमें एज अ कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। बिल्कुल इसी तरीके से अब आ जाओ जी थर्ड पॉइंट पर, विच इज दी लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। देखो, इसमें मैं फिर से आपको ना व्हीट और राइस वाली एग्जांपल दूंगी। व्हीट का प्राइस अलग है, राइस का प्राइस अलग है, बफेलो का प्राइस अलग है, काऊ का प्राइस अलग है,
ये प्राइस हम इन टर्म्स ऑफ मनी आज कह सकते हैं, लेकिन उस वक्त जिस जमाने में ये बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को फॉलो किया जाता था, वस्तु के बदले वस्तु, कमोडिटी के बदले कमोडिटी का जब एक्सचेंज हुआ करता था, तो क्या यूनिट ऑफ वैल्यू सेम होते थे? ऑब्वियसली ये नहीं होता था ना, कि अगर घोड़ा लेना है बदले में अगर वीट देनी है तो कितने किलो वीट दी जाए कि वो घोड़े के मूल्य के बराबर हो जाए। तो इस तरह से ये लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू हुआ करता था। तो ये भी एक डिसएडवांटेज बन जाती है बार्टर सिस्टम की। नेक्स्ट ड्रॉबैक देखो जो हमारे पास है वो है लैक ऑफ अ सिस्टम फॉर फ्यूचर पेमेंट्स और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स और डेफर्ड पेमेंट्स। देखो क्या होती हैं ये फ्यूचर, कॉन्ट्रेक्चुअल या डेफर्ड पेमेंट्स? ये भुगतान जिन्हें स्थगित भुगतान बोला जाता है, स्थगित कर देना होता है ना, हम कहते हैं ना बैठक स्थगित हो गई है, न्यूज में आपने शायद ये बात सुनी होगी। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पोस्टपोन किया जा सकता है ऐसी पेमेंट्स जिन्हें हम फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। जैसे एक एम्प्लॉयर के अंडर काम करता है 1 महीना। अब जब 1 महीना वो काम कर लेता है तो उसे 1 महीने बाद क्या मिलती है? सैलरी मिलती है ना। तो वो सैलरी 1 महीने के टाइम पीरियड के हिसाब से होने वाली फ्यूचर पेमेंट है, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट है। एज अ कॉन्ट्रैक्ट, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट एक एम्प्लॉई एक एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहा है और उसे बाद में 1 महीने के बाद क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है। ठीक है, ये तो हुई आज की बात। जब हमने कह दिया कि भाई 5,000 सैलरी है या 10,000 महीने की सैलरी है तो पैसे आपको 1 महीने के बाद मिल जाएंगे जब आप काम कर दोगे। लेकिन अगर हम बार्टर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से इमेजिन कर देखें, अगर किसी इंडिविजुअल को ऐसे किसी के अंडर काम करना पड़ जाए तो वो क्या इमेजिन करेगा कि उसे 1 महीने बाद क्या मिलेगा? लेट्स सपोज अगर वो ये कहता है कि मुझे 4 कुर्सियां दे देना या मुझे 2 घोड़े दे देना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये तो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गुड्स के बदले में गुड्स हैं। तो अगर यहां पर इंडिविजुअल कोई सर्विस रेंडर कर रहा है या कोई काम कर रहा है तो वो बदले में गुड्स की इमेजिनेशन कैसे करे? या एक और एग्जांपल, आज अगर आप किसी को राइस दे देते हो और दूसरा बंदा ये कहता है कि मेरी वीट की फसल जब बनकर पककर तैयार हो जाएगी तो मैं तुम्हें वीट दे दूंगा, है ना, तो मैं तुम्हें वीट दे दूंगा। तो अगर मान लो फसल खराब हो जाए, वीट की पैदावार होना या कम हो, सिर्फ उतनी हो कि उसके लिए वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए मतलब काफी है लेकिन सरप्लस उसके पास नहीं निकल कर आता, तो क्या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि फ्यूचर में कंप्लीट किए जाएंगे पूरे हो सकते हैं? क्या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बार्टर सिस्टम के अंडर इमेजिन किए जा सकते थे? ऑब्वियसली है, नहीं किए जा सकते थे। ऐसे पेमेंट्स जो हैं, ऐसी फ्यूचर पेमेंट्स या कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स सिर्फ एक ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के अंडर ही इमेजिन किए जा सकते हैं जिसमें मनी की एग्जिस्टेंस हो, मतलब मॉनेटरी सिस्टम के अंडर ही इन्हें इमेजिन किया जा सकता है, बार्टर सिस्टम में नहीं इमेजिन किया जा सकता। बिल्कुल इसी तरीके से एक और अगर हम ड्रॉबैक डिस्कस करें तो वो है डिफिकल्टी ऑफ स्टोर ऑफ वेल्थ और वैल्यू। आपको सोने, हीरे, जवाहरात, पैसे की फॉर्म में अगर वेल्थ को स्टोर करना है, पैसा स्टोर करना है, सिंपल सी एग्जांपल, हम ज्वेलरी को भी नहीं कंसीडर करते, अगर मुझे 2 करोड़ रुपया इकट्ठा कर अपने बैंक लॉकर में रखना है या अपने घर में ही तिजोरी में रखना है, तो वो 2 करोड़ अगर मैं 2,000 के नोट्स ले लूंगी या इससे भी हायर डिनोमिनेशन के अगर ले लूंगी करेंसी नोट्स, तो स्टोर करने के लिए कितनी की जगह लगेगी? थोड़ी लगेगी ना। लेकिन सोच कर देखो, इमेजिन कर देखो कि अगर मुझे 100 घोड़े स्टोर कर रखने होंगे तो मैं कैसे करूंगी? अगर मुझे 100 गायें अगर स्टोर कर रखनी होगी तो वो कहाँ स्टोर करूंगी मैं? तो दैट मीन्स बार्टर सिस्टम के अंडर स्टोर कर पाना ये अपनी वेल्थ को, क्योंकि उस वक्त के जमाने में या हम कहें बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंगली वेल्थ या जो हमारी वैल्यू है वो बेसिकली क्या है? वो है गुड्स।
और गुड्स को स्टोर कर पाना, गुड्स पेरिशेबल नेचर की ना हो, क्योंकि ज्यादा स्टोर करेंगे, ज्यादा देर स्टोर करेंगे तो वो खराब हो जाएंगी। तो इसलिए बार्टर सिस्टम के अंडर ये स्टोरेज वाली डिफिकल्टी भी फेस करनी पड़ती है। बिल्कुल इसी तरीके से लास्ट एक जो डिफिकल्टी या ड्रॉबैक है वो है डिफिकल्टी ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। देखो, सबसे अच्छी एग्जांपल, मान लो कि पंजाब में आपका घर है, आप उसे सेल कर देते हो, ठीक है। अब अगर बार्टर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जब आप उसे सेल करोगे तो आपको बदले में क्या मिलेगा? आपको बदले में गुड्स मिलेंगी, मतलब आपको कुछ एनिमल्स मिल सकते हैं, आपको अनाज मिल सकता है, ठीक है, फूड ग्रेन्स वगैरह, ऑल दैट, मतलब गुड्स ही मिलेंगी ना, गुड्स या कमोडिटीज ही मिलेंगी। तो इस केस में आप शिफ्ट होना चाहते हो महाराष्ट्र में, हैं? तो अगर आप पंजाब में मकान सेल कर देते हो, आपको बदले में ये गुड्स मिलती हैं, आप फिर महाराष्ट्र जाओगे। अब महाराष्ट्र अगर जाओगे तो एनिमल्स को भी साथ में लेकर जाओगे, फूड ग्रेन्स को भी सब साथ में लेकर जाओगे, तो कब जाकर तो महाराष्ट्र पहुंचोगे। फिर महाराष्ट्र जाकर वहां पर ढूंढोगे कि भाई किस एनिमल की जरूरत हो, किसको फूड ग्रेन्स की जरूरत हो, और उसके पास घर अवेलेबल हो। तो ये एक्सचेंज कर पाना, मुझे तो लगता है सारी उम्र ही फिर ऐसे निकल जाएगी एक्सचेंज करने में, और घर पता नहीं कब जाकर बनेगा। लेकिन आज की डेट में अगर हम समझें तो कितना आसान है। पंजाब में जो मकान है उसे सेल करो, आपको जो प्राइस मिलेगा उसे आप अपने बैंक अकाउंट में सेव कर लो, है ना। आपको पैसा भी नकद कैश में लेकर जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस है भाई, मनी बैंकिंग सब कुछ होता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू करनी है, जो कि मनी के एक्सचेंज सिस्टम में होने की वजह से बहुत ही आसान है। लेकिन अगर बार्टर सिस्टम हो तो वैल्यू को, जो वैल्यू हमें बदले में मिलती है, उसे एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर कर लेकर जाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है इन केस ऑफ दिस बार्टर सिस्टम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी की सारी डिफिकल्टीज बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम मनी के ही इस चैप्टर को आगे फर्दर और कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।